आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फ्लूइड डायनामिक्स की सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो कि है बर्नौलीज थ्योरम। बहुत बेसिक सी बातें क्या आती है, यहाँ पर मान लीजिए होल है आपका ए एरिया का और कैपिटल इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी, या सेम फ्लूइड है रो डेंसिटी, तो ये अगर h हाइट है किसी भी इंस्टेंट पर, तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होने वाली है √2gh। तो यहाँ से फोर्स और यहाँ से फोर्स, तो नेट जो डायनामिक नेट फोर्स इस तरफ आ जाएगी। और जब टेक ऑफ करने वाला होता है एरोप्लेन, तो उसके विंग्स पर नेट फोर्स अपवर्ड लगती है जो उसको टेक ऑफ में हेल्प करती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेन किलर सीरीज। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फ्लूइड डायनामिक्स की सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो कि है बर्नौलीज थ्योरम। इससे रिलेटेड सारे एप्लीकेशन हम लोग आज देख रहे होंगे। साथ ही जे एडवांस में जितने भी क्वेश्चंस आ चुके हैं या जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको आने चाहिए वो हम आज इस सेशन में कवर कर रहे होंगे। इससे रिलेटेड एक डीपीपी आपको पीडब्ल्यू की ऐप पर पेन किलर सीरीज जो कि एक फ्री बैच है उसके अंदर मिल रही होगी। उसके टेस्ट भी आप लोग दे सकते हैं उस बैच के, तो इसको जरूर एनरोल कर लें आप लोग फ्री बैचेस के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए बर्नौलीज थ्योरम। एक बार क्विक हम लोग इसके अंदर की सारी चीजें देख लेते हैं, थ्योरम क्या होती है, इसके बेसिक एप्लीकेशंस क्या होते हैं, तब हम उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बर्नौलीज थ्योरम। तो यहां पर आपको फ्लूइड दिख रहा है कि फ्लूइड यहां पर बह रहा है, v1 वेलोसिटी से जा रहा है और कुछ हाइट ऊपर यहां पर v2 वेलोसिटी से जा रहा है। यहां पर मैंने कुछ एक रेफरेंस लाइन ले रखी है जस्ट इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए। यहां पर एरिया A1 है, यहां पर एरिया A2 है। आइडियल फ्लूइड है, स्ट्रीमलाइन, स्टेडी, इनकंप्रेसिबल, इरोटेशनल। आइडियल फ्लूइड कंसीडर कर रहे हैं हम लोग। यहां पर अगर ये फ्लो कर रहा है तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2 आपको पता है। जस्ट कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, जितनी वॉल्यूम यहां से एंटर हो रही है साइमल्टेनियसली उतनी वॉल्यूम वहां से निकलनी पड़ेगी। यहां पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं दोनों क्रॉस सेक्शंस पर। अगर इसके अंदर रो डेंसिटी का फ्लूइड है, यहां से जो प्रेशर, आउटर प्रेशर जो है इस लिक्विड के एलिमेंट पर, जो आउटसाइड प्रेशर वर्क कर रहा है दोनों तरफ से, उसकी वजह से जो यहां पर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। यहां पे अगर देख लें हम लोग, जनरल लिख लेते हैं पहले, ये प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इन तीनों का सम किसी भी दो क्रॉस सेक्शन पर कांस्टेंट ही रहने वाला है बच्चे। जैसे कि यहां पर अगर हम देखें P1 है, P1 प्लस रेफरेंस हाइट यहां से H1 अगर ले ली मैंने, तो रो जी H1 प्लस हाफ रो, यहां पर वेलोसिटी है V1। इन तीन चीज का सम यहां पर और यहां पर अगर देखेंगे, आउटसाइड प्रेशर है मेरा P2 प्लस हाइट है यहां पर H2 प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यहां पे हम हाफ रो V2 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आप किसी भी दो क्रॉस सेक्शन पे ये काम कर सकते हैं। आप इस चीज को समझ लें, आउटर प्रेशर इस फ्लूइड, इस ट्यूब ऑफ फ्लो के आउटसाइड प्रेशर्स जो है वो यहां पर P1 P2 है। H1 H2 जो है वो एक रेफरेंस लाइन से हाइट है, वर्टिकल हाइट है। अब ये रेफरेंस लाइन से मैं अगर यहीं पे ले लेता तो एक जगह पर जो सेंटर ऑफ मास है उसकी हाइट 0 हो जाती, दूसरी जगह की सेंटर ऑफ मास की हाइट लिखनी पड़ती है अपने को। आपको पता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए जस्ट हम सेंटर ऑफ मास तक की हाइट ले रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हम हाफ रो V1 स्क्वायर हाफ रो V2 स्क्वायर लिख रहे हैं हम लोग पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो इन तीनों एनर्जीज का सम किसी भी दो क्रॉस सेक्शन पे सेम होगा और यही बर्नौलीज थ्योरम है। फटाफट से इसके एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग सबसे बेसिक बात करते हैं स्पीड ऑफ एफ्लक्स के बारे में। स्पीड ऑफ एफ्लक्स, टॉरिसली की जो इक्वेशन है हमारे पास, लेट्स से यहां पर एरिया मैंने ले लिया, ये एरिया है मेरे पास A और यहां पर छोटा सा एरिया है A। तो यहां से वेलोसिटी V जो निकल रही होगी वो हम क्या लिख सकते हैं, अगर ये H हाइट है हमारे पास, जहां तक फ्लूइड भरा हुआ है दिस इज H हाइट, तो हमारे पास यहां पर देखो, अगर आप बर्नौली लगाओगे, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आपने बर्नौली लगा दी और मैंने यही रेफरेंस लेवल मान लिया, दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, माने 0 ले ली, ये रेफरेंस लेवल ले लिया। तो आप देखोगे इस जगह पे आउटसाइड प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस इस जगह की पोटेंशियल एनर्जी रो जी एच प्लस इधर की काइनेटिक एनर्जी हाफ रो V1 स्क्वायर। लेट्स से ये वेलोसिटी V1 है, यहां पर वेलोसिटी अगर V है, आउटसाइड प्रेशर यहां पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, प्लस यहां की रो जी एच 0, यहां की काइनेटिक एनर्जी हाफ रो V स्क्वायर। ये मैंने दोनों एंड्स पर बर्नौली लगा दी।
अब देखो यहां पर कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी कि अगर मैं बोलूं कि ए वी वन इक्वल टू ए वी टू के बराबर है एंड इफ ए इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल ए, देन हम बोल सकते हैं जो वी वन होगा दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो। अगर मान लो एक बहुत बड़े से टैंक में आपने एक बहुत छोटा सा पिन होल कर दिया है, तो उस टैंक में लेवल तो नीचे जाएगा, बट उस लेवल नीचे जाने की वेलोसिटी बहुत ही कम होगी, नेग्लिजिबल होगी। तो हम उसको अगर जीरो ले लें तो आप देखो यहां पर ये चीज जीरो चली गई, पी नॉट से पी नॉट कैंसिल आउट हो गया। तो बर्नौलीज थ्योरम मेरे को क्या बता रही है, ये पहले से ही जीरो है। बर्नौलीज थ्योरम मुझे बता रही है कि वेलोसिटी जो आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स, ये √2gh आ जाएगी। यही टॉरेसली की इक्वेशन कहलाती है। ये वही है, आपने देखा होगा जब भी हम एक बॉडी को ड्रॉप कर लेते हैं, h हाइट नीचे जाने के बाद जो इसकी वेलोसिटी होती है दैट इज √2gh मैकेनिक्स के अंदर। ठीक है, तो h हाइट फ्री फॉल अगर कोई बॉडी हो रही है, ड्रॉप हुई है इनिशियल वेलोसिटी जीरो से, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी भी इतनी ही होती है। तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है टॉरेसली इक्वेशंस। ठीक है, तो √2gh, क्या हमेशा हम किसी भी h हाइट तक अगर कोई फ्लूइड भरा हुआ है तो क्या हम वेलोसिटी हमेशा √2gh बोल सकते हैं? बोल सकते हो, बट कुछ कंडीशंस यहां पर गिवन होनी चाहिए हमारे पास। क्या? दोनों तरफ आउटसाइड प्रेशर हमारे पास सेम है, तभी वो कैंसिल आउट होगा पी नॉट से पी नॉट। दूसरी बात, एरिया, एरिया ऑफ अ कंटेनर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एरिया ऑफ द होल। जब ये चीज गिवन होगी तो आप देखोगे जो V1 है हमारे पास, V1 की वैल्यू स्मॉल a बाई कैपिटल ए इंटू V2 रहने वाली है, जो कि ये बहुत छोटी क्वांटिटी अगर हो जाएगा तो हम इसको ऑलमोस्ट जीरो मानते हुए ये अजम्पशन बोल सकते हैं। एक और बात, हमारे पास फ्लूइड एक ही होना चाहिए। जैसे यहां पर रो डेंसिटी का हमने एक ही फ्लूइड लिया है, अगर दो फ्लूइड कर देंगे सर तो क्या हो जाएगा? दो फ्लूइड पर आप बर्नौली नहीं लगा सकते, बर्नौली सिर्फ सेम फ्लूइड पे लगाई जा सकती है। आप यहां पर देखिए, जब भी हम बर्नौली की चर्चा कर रहे हैं तो जो डेंसिटी हम लोग यहां पे ले रहे हैं वही डेंसिटी यहां पर होनी चाहिए। तो सेम फ्लूइड पर सेम स्ट्रीमलाइन के अलोंग ही आप बर्नौलीज थ्योरम लगा सकते हैं। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। लेट्स से यहां पर मैं दो फ्लूइड ले लेता हूं, अगर हम दो फ्लूइड ले लेंगे, लेट्स से यहां पर एक हमारे पास 2 रो डेंसिटी का लिक्विड है, एक रो डेंसिटी का लिक्विड है। लेट्स से दिस हाइट एंड दिस हाइट इज गिवन टू यू। लेट्स से दिस इज 2h एंड दिस इज h। आपसे पूछा जाए कि यहां पर बताइए वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स कितना होगा? ये एरिया इज वेरी वेरी ग्रेटर देन द एरिया ऑफ द होल आपको दे रखा है। इसको क्वेश्चन को करिए, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स बताइए कितना है। अब यहां पर आप सोचें अगर कि हम करते हैं सर वेलोसिटी √2gh, 2gh की वैल्यू से कितनी होगी 3h, ये गलत है। क्यों सर? एरिया तो अभी भी इस होल का नेग्लिजिबल है। नहीं, आप बर्नौलीज थ्योरम का एप्लीकेशन है वो सिर्फ एक ही फ्लूइड में लगा सकते हैं, कंटेनर भी ओपन है दोनों तरफ से, बट यहां पर एक फ्लूइड नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? एक फ्लूइड में लगा सकते हैं सर, हाँ। एक फ्लूइड के किन दो पॉइंट्स के बीच में लगा दें सर हम लोग? आप देखो जैसे कि आप टू रो, ये जो वेलोसिटी है टू रो फ्लूइड है, यहां से सबसे पहले जो निकलेगा, आप टू रो फ्लूइड में कहीं पर भी एक पॉइंट ले लीजिए, वहां से यहां के बीच में आप बर्नौलीज थ्योरम लगा सकते हैं। इसमें भी जो सबसे आसान पॉइंट, आप देखो कोई बच्चा कहते हैं सर यहां से लगाऊं, मैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच में लगा दूं, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज जस्ट आउटसाइड वाला पॉइंट है बी, तो इन दोनों के बीच में लगा दें क्या? बिल्कुल लगा सकते हो, बट मैं यहां पर आपको बोलूंगा कि आप ए पॉइंट यहां ना लेके, अगर आपने ए पॉइंट को यहां ले लिया, समझना बच्चे ध्यान से, जस्ट इनसाइड और जस्ट आउटसाइड वाले पॉइंट अगर आपने ले लिए, तो क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उन दोनों पॉइंट्स के लिए सेम हो जाएगी? और मैंने अगर इसी को रेफरेंस मान लिया तो क्या वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, अगर यही रेफरेंस हो गया तो अगर हम सेम लिक्विड में भी बात कर रहे हैं तो दोनों पॉइंट्स जिस पर बर्नौली लगाना चाहते हैं वो अगर सेम रेफरेंस पे मान लें तो इक्वेशन हमारी और आसान बनती है, हमें पोटेंशियल एनर्जी की टेंशन ही नहीं लेनी पड़ती। तो जस्ट इन दोनों पॉइंट्स पर अगर मैंने काम करा, देखिए आप, प्रेशर एट ए प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, वी ए का स्क्वायर प्लस हाफ रो जी एच ए इक्वल्स टू प्रेशर एट बी प्लस हाफ रो जी एच ए नहीं आएगा, सॉरी, रो जी एच ए प्लस रो जी एच बी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। आप देखो ये एच ए एच बी दोनों बराबर हैं, अगर हमने इसी को रेफरेंस लेवल ले रखा है तो ये दोनों ही जीरो है।
बस। और वेलोसिटी अगर हमारे पास a इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल a है, तो ये वेलोसिटी भी जो a पॉइंट की है ऑलमोस्ट जीरो होगी। पानी अंदर कम होता हुआ हमें नहीं दिख रहा होगा या महसूस हो रहा होगा, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल वैल्यू इसकी होने वाली है वेलोसिटी की। पानी की वेलोसिटी जस्ट आपको बाहर दिखेगी, अंदर मूव करता हुआ भी नहीं महसूस हो रहा होगा। तो आप देखो यहां पर सिर्फ आ गया प्रेशर एट ए इक्वल टू प्रेशर एट बी। प्रेशर एट बी जो है वो सीधा एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। आपको जस्ट प्रेशर एट ए लिखना आना चाहिए, और फ्लूइड स्टैटिक्स से सबसे सिंपल है, आप किसी पॉइंट का प्रेशर लिख सकते हैं। यहां का प्रेशर का पी नॉट है, तो आप ट्रेवल करना शुरू कर देंगे, पी नॉट प्लस रो के अंदर। अच्छा एक और चीज यहां पर हर जगह पर हम लोग 2 रो का फ्लूइड है, 2 रो का फ्लूइड है यहां पे हर जगह पे बच्चे, 2 रो का फ्लूइड। हम लोग जिस लिक्विड में बर्नॉली लगा रहे हैं उसकी जो डेंसिटी है वो 2 रो है हमारे गिवन क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये गलती कई बार हो जाती है। तो बर्नौलीज थ्योरम हम जिस फ्लूइड पे लगा रहे हैं उस फ्लूइड की डेंसिटी अपने को लिखनी होती है। ओके, प्रेशर एट ए अगर लिखना चाहते हैं हम लोग, तो यहां से ट्रेवल करना शुरू करें। पहले रो डेंसिटी के अंदर गए, तो रो जी इंटू 2h प्लस, फिर यहां से h गए हम 2 रो के अंदर, तो 2 रो g इंटू एच चले हम लोग। ये प्रेशर हो गया a पर, इक्वल्स टू पी नॉट प्लस हाफ इंटू 2 रो इंटू वी स्क्वायर। एग्रीड 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 एग्रीड। एक बार देख लें आप सब लोग, सबने किया होना चाहिए पहले ही। जैसे ही कोई क्वेश्चन आता है पॉज करके पहले खुद से करें, फिर उसका आंसर देखें। यहां पर अगर आप देखो 2 रो जी एच, ये भी 2 रो जी एच, 4 रो जी एच हो गया, ये 4 रो जी एच। और यहां पर आपने देखिए 2 से 2 अगर कैंसिल आउट कर दिया तो ये हो गया रो वी स्क्वायर। इस रो से ये रो चला गया, वेलोसिटी आ गई √4 जी एच। मानता है कि नहीं मानता है? क्लियर है? चलिए इस सिचुएशन पर, अच्छा इस सिचुएशन में हमारे पास और भी बातें आती हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए अगर हम इस होल को यहां से, बहुत बेसिक बेसिक सी बातें क्या आती है, यहां पर मान लीजिए होल है आपका ए एरिया का, और कैपिटल इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, तो यहां पर वेलोसिटी कितनी होगी, या सेम फ्लूइड है रो डेंसिटी का, तो ये अगर h हाइट है किसी भी इंस्टेंट पर, तो यहां पर वेलोसिटी कितनी होने वाली है √2gh। जैसे जैसे h हाइट कम होगी फ्यूचर में, तो वेलोसिटी यहां पर चेंज होती चली जाएगी। अब यहां पर ये रेंज कितनी होनी है, कितनी दूरी पर ये पानी गिरेगा, ये सब बहुत बेसिक काइनेमेटिक्स वाले क्वेश्चंस हो गए। मैं ये सब नहीं कराने वाला हूं आपको, थोड़ा सा मैं आपको जस्ट आइडिया दे दे रहा हूं। इस तरह क्वेश्चंस आप लोग इजीली कर लेने चाहिए। मैं एक बार आइडिया दे रहा हूं आपको, वेलोसिटी पता पड़ गई किसी भी इंस्टेंट की। अगर ये टोटल हाइट कैपिटल H थी कंटेनर की फिल्ड, और H हाइट ऊपर लेवल था, तो ये हमारे पास H माइनस H होने वाला है। तो यहां से आपको पता है जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो होगा √2h/h/g। ये टाइम ऑफ फ्लाइट, और वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रेंज आ जाएगी। किस हाइट पर होल करें सच दैट ये रेंज मैक्सिमम हो, तो रेंज को हम dr/dh करके 0 कर देंगे, तो हमारे पास वो हाइट आ जाएगी h/2। जितना फील्ड है उसके आधे हाइट पर ऐसा होना चाहिए। ये तभी बोल रहे हैं जब सेम फ्लूइड भरा हुआ है। अगर डिफरेंट फ्लूइड्स हैं तो फिर आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी अलग अलग फ्लूइड्स के केस में। बट ये क्वेश्चंस रिलेटिवली आसान रहते हैं हमारे पास। रेट ऑफ फ्लो कितना होने वाला है, जो हम बोलेंगे वॉल्यूम फ्लो रेट। वॉल्यूम फ्लो रेट मतलब dV/dt। dV/dt कितना होने वाला है यहां से आप देखो, अगर ये एरिया A है और dt टाइम में अगर मान लो यही वेलोसिटी रही, तो हम लोग बोल सकते हैं जो वॉल्यूम निकली होगी यहां से छोटी सी, वो एरिया V dt निकली होगी, अपॉन dt किया हमने, तो एरिया इंटू वेलोसिटी, ये हमारे पास वॉल्यूम का फ्लो रेट है। वॉल्यूम फ्लो रेट, या सिर्फ फ्लो रेट बोल दें तो भी वॉल्यूम का ही रेट माना जाता है बच्चे। और हमारे पास मास का रेट क्या हो जाएगा, कितना मास निकल रहा है पर सेकेंड, तो जस्ट डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे पास, तो ये हमारे पास a इंटू वी स्क्वायर आ गया। ये आ गया कितना मास पर सेकेंड निकल रहा है इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर। अगले इंस्टेंट पर जब हाइट कम हो जाएगी तो ये सब वेरी कर रहा होगा। अभी हम करेंगे उस तरह के क्वेश्चन, अभी हम लोग देख रहे होंगे। कितना मोमेंटम लेके ये बाहर निकल रहा है, तो फोर्स आ जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम,
अच्छा रो से मल्टीप्लाई नहीं कराया, रो इसको अगर आपने वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो रो ए इंटू वी, ये स्क्वायर कहां से आ गया, रो ए वी स्क्वायर। तो हमारे पास सिर्फ डेंसिटी से मल्टीप्लाई कराया इसको, तो रो ए वी हमारे पास आ गया था मास का रेट, तो मास रेट इंटू वेलोसिटी कर देंगे तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आ जाएगा, दैट इज रो ए वी स्क्वायर। तो ये बहुत बेसिक से क्वेश्चंस है। ये कौन सी फोर्स है, ये है रिएक्शन फोर्स। रिएक्शन फोर्स जो इस कंटेनर पे लग रही होगी, रिएक्शन फोर्स इस कंटेनर पे जो लग रही होगी, इस सारी बातों में देख लो, कहीं पर भी आपको डाउट आ रहा है तो एक बार क्लियर कर लो। मेरे ख्याल से इसमें ऐसा कुछ नहीं है जहां पर आप अटको। कितना वॉल्यूम पर सेकंड निकल रहा है, कितना मास पर सेकंड निकल रहा है, कितनी फोर्स लग रही है। अब अगर ये फोर्स पीछे की तरफ लग रही है, इसके ऊपर ये आगे की तरफ जा रहा है लिक्विड, तो पीछे की तरफ लगेगी इस पर फोर्स। तो यहां पर मान लो अगर हमारे पास एक किसी रफ सरफेस पर रखा हुआ है, तो हमें कितना मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चाहिए होगा इसको स्टेबल रखने के लिए। तो यहां पर ये जो फोर्स लग रही है, इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर करके हम लोग मिनिमम म्यू निकाल सकते हैं कितना चाहिए, ठीक है। या फिर आप मान लो बोल दिया जाए कि स्मूथ सरफेस पर है, स्मूथ सरफेस पर है, तो जस्ट जैसे हमने होल किया तो इनिशियल एक्सेलरेशन क्या होगा कंटेनर का, तो ये फोर्स लग रही है, जस्ट इसका टोटल मास ले ले हम लोग, पूरे लिक्विड और कंटेनर का टोटल मास से अगर डिवाइड कर दे फोर्स को, तो इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द कंटेनर भी हमारे पास आ सकता है अगर स्मूथ सरफेस पे ये रखा हुआ है। तो इन सारी बातों से आप एग्री करते हैं। अच्छा एक और हमारे पास एप्लीकेशन है, यदि मैं आपसे पूछूं, समझिएगा, यदि एक और मैं आपसे एक एग्जांपल अगर आपसे पूछूं, मैं सोच के बताइएगा। लेट्स से एक हॉरिजॉन्टल पाइप है, हॉरिजॉन्टल पाइप है और इसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है और आपको इसका क्रॉस सेक्शन दिखा रखा है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे चेंज हो रहा है, बट ठीक है। यहां पर आप देखिए ये फ्लूइड इसके अंदर से फ्लो कर रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि लेट्स से दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, तो किधर प्रेशर ज्यादा होगा, ये फ्लूइड इधर फ्लो कर रहा, किधर प्रेशर ज्यादा होगा, सोच के बताना है। पॉज करके यहां पर अपना आंसर सोच ले और फिर हम इसको समझते हैं, ठीक है। प्रेशर यहां पर आपको देखने पे लग सकता है कि सर यहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, यहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया कम है। तो सबसे पहली बात, ऐसे दिल की फील से नहीं बताना है कि सर वहां पे कंजस्टेड हो गया तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, ऐसे नहीं सोचना है। अपने को बर्नौली लगानी है, सिंपल बर्नौली का एप्लीकेशन है ये। आप देखो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे बात करेंगे हम लोग, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सेम हो जाएगी। तो ए पर और बी पर अगर बर्नौली लगाई जाए तो देखो प्रेशर 8 है प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लें, सेम रेफरेंस लेवल है, यहां पर यहीं पर रेफरेंस ले लेते हैं हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस लेवल 0 मान लिया, प्लस हाफ रो वी ए स्क्वायर इक्वल्स टू प्रेशर एट बी प्लस सेम रेफरेंस लेवल 0 प्लस हाफ रो वी बी का स्क्वायर। आपको दिख रहा है इन दोनों पॉइंट्स पर हमारे पास प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है। जब ये दो चीजें कांस्टेंट आ रही है, इसका मतलब दो का सम, दोनों ही पॉजिटिव है और दोनों का सम कांस्टेंट है, तो इसका मतलब एक बढ़ेगी दूसरी घटेगी। तो आप देखिए इस पॉइंट पर अगर मैं बोलूं आपको वेलोसिटी वी ए की ज्यादा है या वी बी की ज्यादा है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑलवेज ट्रू है हमारे पास, दैट इज यहां पर अगर बोलेंगे कि एरिया इंटू वेलोसिटी, और यहां पे एरिया लेट्स से स्मॉल है हमारे पास, तो हमें दिख रहा है सिंस एरिया इसका बड़ा है तो वेलोसिटी ए की छोटी होगी, वेलोसिटी बी की ज्यादा होगी। जहां का एरिया कम वहां की वेलोसिटी ज्यादा, ये फील है सबको। जहां पे एरिया कम कर दिया हमने, जैसे पाइप में एरिया कम कर देते हैं तो वेलोसिटी एकाएक इंक्रीज हो जाती है, तो वही कॉन्सेप्ट है यहां पर। एग्रीड 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 एग्रीड। ओके ओके ओके, तो एक चीज हम समझ पा रहे हैं, सिंस वेलोसिटी बी की ज्यादा है तो ये वाला टर्म अगर ज्यादा होगा तो ये वाला टर्म कम होगा, मतलब प्रेशर एट बी इज लेस देन प्रेशर एट ए। मतलब ये बात आप लिख सकते हैं, जहां पर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर जहां पर वेलोसिटी ज्यादा होती है वहां पर प्रेशर कम होता है।
इस बात को नोट डाउन करना चाहिए, अगर आपको नहीं आता है तो इस बात को जरूर लिखें। जहां पर वेलोसिटी ज्यादा होती है वहां पर प्रेशर कम होता है। और ये सारी बातें कहां चल रही हैं? ऑन सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, ऑन सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल नहीं होगा तो ये गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देखो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है, तभी उसी हॉरिजॉन्टल लेवल को आपने रेफरेंस मान के पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म लिखा ही नहीं, तभी दो चीजों का सम कांस्टेंट आ रहा है। तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर जहां पर वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां पर प्रेशर कम होगा। और इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस। जैसे एरोफॉइल की बात करें या एटमाइजर की बात करें हम लोग, तो देखो एरोफॉइल, यहां मानो ये एरोप्लेन है या एरोप्लेन के विंग्स हैं जो कि चल रहा है वी की स्पीड से। तो एरोप्लेन के फ्रेम में अगर देखा जाए तो जो फ्लूइड है, जो कि हमारे पास एयर है, जो एयर फ्लो करके जा रही है, तो उसकी शेप ऐसी होती है कि नीचे स्ट्रीमलाइंस कम है और ऊपर स्ट्रीमलाइंस डेंस हो जाती हैं, जिसकी वजह से ऊपर वेलोसिटी, लेट्स से ऊपर वेलोसिटी v1 है और नीचे वेलोसिटी v2 है, v1 इज ग्रेटर देन v2। इसके डिजाइन, इसके विंग्स ऐसे बनाए जाते हैं, एरोफॉइल के विंग्स ऐसे बनाए जाते हैं, इसकी इंजीनियरिंग इस तरह से होती है कि ऊपर डेंस स्ट्रीमलाइंस बने, ऊपर वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीमलाइंस ज्यादा हो, नीचे कम हो, जिसकी वजह से प्रेशर नीचे, जहां वेलोसिटी ज्यादा वहां पर प्रेशर कम। तो यहां पर P1 लिखें और यहां पर अगर P2 लिखें तो आप लिख सकते हो दिस इंप्लाइज दैट P2 इज ग्रेटर देन P1। और अगर इसका एरिया पता पड़ जाए हमें, तो यहां से फोर्स और यहां से फोर्स, तो नेट जो डायनामिक नेट फोर्स इस तरफ आ जाएगी इसकी। और जब टेक ऑफ करने वाला होता है एरोप्लेन, तो उसके विंग्स पर नेट फोर्स अपवर्ड लगती है जो उसको टेक ऑफ में हेल्प करती है। एग्रीड? जितनी ज्यादा वेलोसिटी आप लेते हैं उसकी उतना ज्यादा डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी क्रिएट होता है, उतना ज्यादा ये डायनामिक लिफ्ट क्रिएट होता है। इसको बोलते हैं नेट फोर्स को हम लोग डायनामिक लिफ्ट। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट, सेम एप्लीकेशन आप यहां भी समझ सकते हैं। ये है एटमाइजर, ये क्या था? एरोफॉइल, और ये हमारे पास एटमाइजर है। एटमाइजर को अगर समझे हम लोग, यहां पर हमारे पास लिक्विड है और यहां पे अगर आपने मान लो इसको पुश किया, लेट्स से वेलोसिटी v1 से पुश किया, यहां पूरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, यहां पूरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर था हर जगह पर। ठीक है, यहां पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहां पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब आप ये बात मानिए कि अगर आप वेलोसिटी v1 से इसको पुश करेंगे, तो यहां पर वेलोसिटी अगर v1 है, तो यहां पर एरिया अगर काफी कम कर दिया, तो वेलोसिटी v2 जो होगी वो काफी ज्यादा हो जाएगी v1 की कंपैरेटिवली। और अगर वेलोसिटी काफी ज्यादा हो जाएगी तो प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, और प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इस लिक्विड को ऊपर की तरफ उठा देगा। और यहां से आप देखोगे तो ये जो लिक्विड है ये इस फास्ट फ्लोइंग एयर के साथ मिक्स होके एक स्प्रेयर, यहां से स्प्रिंकल होगा, लिक्विड जो है स्प्रिंकल होगा। ठीक है, इसको स्प्रेयर भी कह देते हैं हम। तो एटमाइजर बोले या स्प्रेयर बोले, उसकी फंक्शनिंग क्या है वो भी बर्नौलीज थ्योरम पर बेस्ड है। वेलोसिटी इधर दी आपने, वहां पर वेलोसिटी काफी ज्यादा हो जाएगी क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना कम लोगे उतनी ज्यादा वेलोसिटी होगी। फिर वेलोसिटी ज्यादा मतलब प्रेशर कम। अभी अभी हमने सीखा है सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे जहां वेलोसिटी ज्यादा होती है वहां प्रेशर कम होता है। प्रेशर यहां पे कम हुआ तो वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो अब तक इफेक्ट नहीं डाल रहा था, वही यहां से लिक्विड को ऊपर उठा देगा और लिक्विड एयर के साथ मिलते हुए बाहर की तरफ स्प्रिंकल कर जाएगा। एग्रीड एग्रीड एग्रीड? देख लें एक बार। एक और एप्लीकेशन की जल्दी से बात कर लेते हैं हम, जो कि है वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर इज यूज्ड टू मेजर द फ्लो या फ्लूइड वेलोसिटी। लेट्स से यहां पर वेलोसिटी v1 है, तो इस क्रॉस सेक्शन में, तो जहां भी क्रॉस सेक्शन होगा वहां वेलोसिटी v1 होगी, और v1 निकालने के ही काम में आता है वेंचुरी मीटर, यूज्ड टू मेजर
फ्लूइड वेलोसिटी। तो देखो यहां पे वेलोसिटी v1 है, तो हम क्या करते हैं, क्रॉस सेक्शन एक का कहीं का कम करते हैं और वेलोसिटी v2 कर दी। आपको पता है जहां वेलोसिटी v2 जो है क्रॉस सेक्शन ये कम किया है तो ज्यादा होगी, वेलोसिटी ज्यादा मतलब प्रेशर कम, तो यहां पे जो लिक्विड उठेगा वो कम उठेगा। यहां पर प्रेशर, वेलोसिटी कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा, तो यहां पर लिक्विड ज्यादा हाइट तक राइज करेगा, और डिफरेंस इन प्रेशर जो यहां पर होगा, लेट्स से ए और बी, वो आपको इस डिफरेंस ऑफ हाइट से मेजर हो जाएगा। तो प्रेशर एट ए माइनस प्रेशर एट बी जो होगा वो रो जी एच के बराबर होगा। और आपने इन दोनों पॉइंट्स पर अगर बर्नौली लगा दी, ए और बी पर अगर बर्नौली लगा देंगे आप लोग, तो यहां से बहुत अच्छा सा रिजल्ट आप लोगों के पास आ जाता है, जो आप लोग चाहो तो याद रख सकते हो, बट मेरे हिसाब से बर्नौली लगा लो जब भी जरूरत पड़ रही है तो। पी ए प्लस रेफरेंस लेवल सेम है, हाफ, हाफ तो लिखा ही नहीं, हाफ रो वी ए का स्क्वायर, वी ए वन माना है मैंने, वी वन इक्वल्स टू पी बी प्लस रेफरेंस लेवल सेम है, हाफ रो V2 का स्क्वायर। एक और चीज, यहां पर आपको एरिया पता होंगे, वेंचुरी मीटर के अंदर एरिया पता होता है। लेट्स से मैं लिख दूं A1V1 इक्वल्स टू A2V2, यहां का एरिया मैंने A2 ले लिया और यहां का जो एरिया है वो A1 है, तो आप A1V1 इक्वल्स टू A2V2 लिख सकते हो। हमें चाहिए V1, तो हम V2 को यहां से रिप्लेस कर सकते हैं A1V1 अपॉन A2 से। तो अगर यहां पर आप देखो, हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर इक्वल्स टू PB माइनस PA, तो हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस V2 को आप देखोगे A1 स्क्वायर V1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू P A माइनस P भी देखोगे तो माइनस रो जी एच आ जाएगा, ये PB माइनस PA, PB माइनस PA ये आ जाएगा माइनस रो जी एच। तो यहां पर देखो रो से रो कट जाएगा और 2 उधर चला जाएगा, और इस माइनस को भी अगर हम मल्टीप्लाई करा दें पूरी इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा V1 का स्क्वायर इक्वल्स टू A1 अपॉन A2 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 2GH। तो यहां से आप देखो V1 की फॉर्मूला आपके पास बन गया अंडर रूट ऑफ 2GH अपॉन A1 बाई A2 का होल स्क्वायर माइनस 1। दिस विल बी द आंसर ऑफ वेंचुरी मीटर। बहुत सिंपल सा एप्लीकेशन है, आपके पास एरिया के रेशियोज दे रखे होंगे और कितना हाइट डिफरेंस है ये दे रखा हो। तीन चीजें इसके अंदर, वेलोसिटी v1, ये हाइट डिफरेंस और एरिया का रेशियो। कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, हाइट दे दे वेलोसिटी भी दे दे तो एरिया के रेशियो पूछ लेंगे आपसे। तो इस फॉर्मूले में तीन चीजें, एरिया का रेशियो, हाइट और वेलोसिटी, तीन में से कुछ भी पूछ लिया जाए आपसे तो वेंचुरी मीटर एक बर्नौलीज थ्योरम का एक बहुत ही सिंपल सा एप्लीकेशन है। तो ये सारे बेसिक्स थ्योरी कवर कर दी हमने, बर्नौलीज की जितनी भी बातें हैं जो आपके लेक्चर में कवर की जाती हैं वो अपन ने कवर कर ली। अब हम आते हैं और कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हम लोग इसमें ट्राई करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इजी से स्टार्ट करेंगे, आप लोग करेंगे ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। एक बार स्क्रीन को पॉज करके आप खुद से ट्राई करें, फिर सॉल्यूशन देखें। एक बार इसको करो। देखिए, लेट्स से मैंने कंटेनर बना दिया, अब उसमें बोला है उसने कि h हाइट तक का लिक्विड भरा हुआ है, बेस एरिया s इज फिल्ड विद वाटर एंड ओरिफिस ऑफ एरिया स्मॉल s, स्मॉल s को हम लोग ऐसे बना लेते हैं ना, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहां पर एक बॉटम पर एक छोटा सा हमारे पास होल है स्मॉल s एरिया का, is opened at the bottom. Neglecting the viscosity of the water, determine the how soon the water pour out of the container या वैसा। आप समझिए किसी भी जनरल टाइम पर हम बात करें, लेट से यहां से x हाइट तक अगर लिक्विड भरा हुआ है और यहां से अगर मान लो dx और फॉल करने वाला है, अभी x हाइट तक था, तो इस समय जो वेलोसिटी होगी, सिंस कैपिटल S इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल s, तो हम बोल सकते हैं वेलोसिटी अगर x हाइट तक भरा हुआ है तो उससे वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ 2gx होने वाली है। मानते कि नहीं मानते? तो कितना वॉल्यूम फ्लो रेट होगा, dv बाई dt निकाल सकते हैं क्या हम लोग, dv बाई dt
dv बाई dt हम लोग लिख सकते हैं, या कितना वॉल्यूम पर सेकंड यहां से निकल रहा है वो हम लोग लिख सकते हैं डेंसिटी, सॉरी सरफेस एरिया हमारे पास है s इंटू वेलोसिटी इंटू dt, ये हमारे पास है। ये पानी यहां से निकल रहा है dt टाइम में, सरफेस एरिया इंटू वेलोसिटी vdt कर दिया, तो सरफेस एरिया इंटू vdt करा हमने, तो सरफेस एरिया इंटू लेंथ हो गया vdt, तो ये एरिया निकल रहा है यहां से। और यहां पर अगर बोले कि ये dx हाइट कम हो रही है और इसका हमारे पास टोटल एरिया है कैपिटल S, तो हम लोग बोल सकते हैं ये dv जो है कैपिटल S इंटू माइनस dx, इसको ऐसे लिख सकते हैं पूरा एरिया इंटू हाइट। तो dt टाइम में अगर ये dx हाइट नीचे आया है, समझना dt टाइम में ये dx नीचे आया है, dt टाइम में कितना हुआ है dx कम हुआ है लेवल, तो कितना पानी चला गया होगा, एरिया इंटू हाइट, ये पानी चला गया होगा। और ये निकला dt टाइम में, कितना पानी यहां से dt टाइम में निकला है, एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू dx इंटू dt। अब यहां पर अगर हमारे पास s माइनस एस डी एक्स, इस पर्टिकुलर dt टाइम में अगर वेलोसिटी को √2gx लिख दूं, कोई प्रॉब्लम किसी को भी, x को एक तरफ कर दो, टाइम को एक तरफ कर दो, सारी चीजें हमारे पास आ जाएंगी। तो हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ dx अपॉन √x, और बाकी सारी चीजें ही रहने हम लोग, s अपॉन कैपिटल S इंटू √2g इंटू dt। आप देखिए t इक्वल टू 0 पर हमें हाइट दे रखी थी h, और t इक्वल टू t पर हाइट हमें निकालनी है कब 0 हो जाएगी। तो जस्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं और आंसर हमारे पास आ जाएगा। जस्ट इसको सॉल्व किया हमारे पास, तो माइनस तो बाहर था, ये है 2 की पावर माइनस हाफ, तो ये हो जाएगा 2√x h से 0 तक, और यहां पे हमारे पास बच रहा है s अपॉन s अंडर रूट ऑफ 2g इंटू टी। लिमिट पुट करेंगे, 0 लिमिट पुट करेंगे, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो 2√h इज इक्वल टू s अपॉन s अंडर रूट ऑफ 2g इंटू टी। तो टाइम की वैल्यू जो हमारे पास आ गई, दैट इज 2s अपॉन स्मॉल s अंडर रूट ऑफ h अपॉन 2g। मानता है कि नहीं मानता है? एग्रीड? चलिए, होपफुली आप लोगों ने सभी ने क्वेश्चन सही किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आप बर्नौलीज लगा पा रहे हैं कि नहीं सोच पा रहे हैं। अच्छा, ये एरोडोव के क्वेश्चंस हैं जो अभी मैं क्वेश्चंस ले रहा हूं। एरोडोव में कुछ फ्लूइड डायनेमिक्स के अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनको सबसे पहले हम लोग कवर कर रहे हैं। इसको भी एक बार पॉज करके आप ट्राई करिए। What work should be done in order to squeeze all the water from the horizontally located cylinder during the time t by means of the constant force acting on the piston? The volume of the water in the cylinder is equals to V. जो डेटा गिवन होता है इसको आप एक बार मार्क कर लिया करें। एरिया ऑफ द ओरिफिस इज स्मॉल s, s being considerable less than the piston area, मतलब यहां पर अगर एरिया a है तो a is very very greater than small s. The friction and the viscosity are negligible. ठीक है, ओके, सबने ट्राई कर लिया होगा। तो यहां पर हम ऐसा मान सकते हैं कि जो प्रेशर, अब बर्नौली लगाएंगे हम लोग। सबसे पहले इन्होंने एरिया बोल रखा है कि यहाँ का एरिया बहुत ज्यादा है यहाँ कंपैरेटिवली, तो यहाँ की वेलोसिटी ऑलमोस्ट 0 ले लेंगे हम लोग, वेलोसिटी ऑलमोस्ट 0। लेट्स से दिस इज ए एंड दिस इज जस्ट आउटसाइड बी, और बी पर वेलोसिटी हमारे पास बी वी है, तो हम लिखेंगे प्रेशर एट ए मस्ट बी इक्वल्स टू, देखो अगर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है तो पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस 0 ले लिया, सेम हाइट है, प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो गई। यहां पर देखेंगे प्रेशर एट बी प्लस इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी 0 प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। अच्छा, पी बी जो है वो हम बोल सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। मानता है कि नहीं मानता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट है। अब यहां पर पी ए कैसे लिखेंगे हम लोग? अब उसने बोला है कि फोर्स कांस्टेंट लग रही है, लेट्स से बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट है, तो यहां पर अगर ये पिस्टन है हमारे पास, मासलेस पिस्टन है, क्योंकि पिस्टन के बारे में उन्होंने कुछ बोला है ही नहीं, तो हम पिस्टन के बारे में बोल सकते हैं कि पिस्टन पे जो इधर से फोर्स लग रही होगी, क्या वो फोर्स एफ लग रही है, और इधर से हम बोल सकते हैं पी नॉट ए लग रही होगी, और अंदर से जो फोर्स लग रही होगी
दैट इज जो भी इनसाइड प्रेशर होगा P इनसाइड इंटू एरिया के बराबर लग रही होगी। और क्योंकि ये मास लेस है तो नेट फोर्स जीरो कर दें हम लोग, तो P इनसाइड इंटू ए मस्ट बी इक्वल टू P नॉट ए प्लस एफ, मतलब P इनसाइड जो हो गया दैट इज P नॉट प्लस एफ बाई ए। क्या मैं बोल सकता हूं कांस्टेंट फोर्स F है तो इनसाइड प्रेशर भी कांस्टेंट होगा, और यही प्रेशर एट ए है, तो ए कांस्टेंट हो गया। ऐसा क्यों किया था मैंने, समझो, अगर ये कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट है तो ये तो कांस्टेंट है ही है, ये तो कांस्टेंट है ही है, ये भी कांस्टेंट हो गया। अरे हाँ या ना बोलो यार, ये कांस्टेंट हो गया, वेलोसिटी v है ये स्मॉल v। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि किस रेट से वॉल्यूम निकलती है बाहर, एरिया इनटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम का रेट निकल रहा है बाहर। अब v वॉल्यूम निकल रहा है, उसने बोला है v वॉल्यूम निकल रहा है t टाइम में, तो क्या मैं इसको v बाई टी के बराबर कर दूं? तो जो वेलोसिटी होगी वो हमारे पास v अपॉन एस टी के बराबर हो गई। आप देखो वॉल्यूम का जो रेट है dt टाइम dv बाई dt वो कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है हमारे पास? क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसी को मैंने टोटल वॉल्यूम अपॉन टी टाइम में निकल रहा है तो v बाई टी कर दिया। वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है, तो बर्नौली के हिसाब से वेलोसिटी कांस्टेंट आई। तो जैसी वेलोसिटी आ गई, अब उसने क्या पूछा है, वर्क डन टू स्क्वीज ऑफ द वाटर, तो कितना वर्क होगा साहब, जितनी काइनेटिक एनर्जी इसको मिल जा रही है उतना ही वर्क होने वाला है इस पर। तो आप देख सकते हैं वर्क कितना होगा, वर्क हमारे पास होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी सिर्फ हाफ एम वी स्क्वायर। वेलोसिटी कितनी, मास कितना होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और वेलोसिटी अभी हमने लिखी थी ऊपर, कितनी थी हमारे पास, v अपॉन एस टी, v अपॉन एस टी का होल स्क्वायर। तो हमारे पास ये हो जाएगा हाफ रो v क्यूब अपॉन एस स्क्वायर टी स्क्वायर। ये हमारे पास वर्क आने वाला है टोटल। होपफुली आपके समझ में आया होगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। एक और बहुत ही शानदार सुंदर से क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर सुंदर क्वेश्चन है कुछ यहाँ पर। तीन क्वेश्चंस और इरोड के मैं लेने वाला हूं आप लोगों के लिए, उसके बाद फिर हम लोग ये एडवांस के पीवाईक्यूज पर चलते हैं। कुछ इसको करेंगे, पॉज करके एक बार ट्राई करें। ओके, A bent tube is lowered into the water stream। एक बेंट ट्यूब था, उसको ऐसे करके पानी में डुबा दिया, तो यहां पर एक छोटा सा होल है, तो कितनी वेलोसिटी वहां से, द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम रिलेटेड टू द ट्यूब इज इक्वल टू द v। ठीक है, यहां पर वेलोसिटी आपको v दे रखी है, वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम। द क्लोज्ड upper end of the tube located at the height h naught has a small orifice at to what height h will the water jet spurts। तो आप देखो यहां से पानी निकल रहा है तो कितनी हाइट ऊपर तक जाएगा, तो यहां पर एक काम कर सकते हो, यहां से यहां तक बर्नौली लगा दो, यहां वेलोसिटी निकाल लो और फिर बेसिक काइनेमेटिक्स यूज करके यहां से यहां निकाल सकते हो। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो मान रहे हो तो यहां से लेके यहां तक ए पॉइंट से बी पॉइंट पे लगा दो ना बर्नौली, क्या दिक्कत है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास। यहां पर वेलोसिटी जीरो मान लेना, जो मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट होगा, यहाँ वेलोसिटी v है, v2 को जीरो मान लो, खत्म कहानी, खत्म खत्म खत्म। और इसको इसके अंदर डाला गया है, लेट्स से ये हमारे पास a की डेप्थ है, x है, यहाँ से a की डेप्थ अगर आपने x मान ली तो आप लिखोगे pa प्लस रो जी, इसी को रेफरेंस लेवल ले लेते हैं हम लोग, इसी को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस ले लिया, बर्नौली लगा दी मैंने, जीरो प्लस हाफ रो v स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां का प्रेशर कितना हो जाएगा, पीबी का प्रेशर पी नॉट होगा, प्लस यहां की हाइट हो जाएगी रो जी। अगर रेफरेंस लेवल से हाइट देखेंगे एक्स प्लस एच नॉट प्लस एच, एक्स प्लस एच नॉट प्लस एच, प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यहां पे जीरो कर दी क्योंकि V2 जीरो है, तो हाफ रो वी स्क्वायर वाला टर्म जीरो कर दिया मैंने, तो ये हमारे पास बर्नौली लग गई। बस अपने को पी ए और लिखना है, पी ए कितना हो जाएगा, पी ए हो जाएगा पी नॉट प्लस रो जी एक्स, यहाँ पे पी नॉट ओपन है, ये पी नॉट प्लस रो जी एक्स प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो जी एक्स प्लस एच नॉट प्लस एच। अब देखो एक्स मैंने एज्यूम किया था,
क्वेश्चन में दे नहीं रखा था, तो x देखो वैसे भी कट जाएगा, रो जी एक्स और रो जी एक्स, रो जी का मल्टीप्लाई करोगे तो रो जी एक्स से रो जी एक्स चला जाएगा, पी नॉट से पी नॉट तो वैसे ही चला गया है, तो यहाँ पे बचा है हाफ रो वी स्क्वायर। अब देखो हाफ रो वी स्क्वायर इसके बराबर करोगे तो रो से रो भी चला जाएगा, तो वी स्क्वायर बाई 2 और ये g को भी नीचे ले आओ इज इक्वल टू एच नॉट प्लस एच, तो h की वैल्यू आ गई वी स्क्वायर अपॉन 2g माइनस एच नॉट, दिस विद द आंसर। मतलब वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल सकते हैं हम कितने हाइट तक ये जाएगा, बट हमने एक्सप्रेशन बना दिया है। आप भी एक्सप्रेशन बनाना, फिलहाल मैं न्यूमेरिकल आंसर पे आपको नहीं वेट कर रहा हूं, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है एरोडोव के अंदर फ्लूइड डायनामिक्स का। यह है, इस क्वेश्चन को एक बार पॉज करके आप ट्राई करेंगे, पॉज कर दो, मैं हट रहा हूं यहां से, पॉज करिए, ट्राई करिए, फिर डिस्कस करते हैं। पॉज करके अगर आपने कर लिया है तो तभी देखें आगे। The horizontal bottom of the wide vessel with an ideal fluid has a round orifice of radius r1, over which a round closed cylinder is mounted, whose radius r2 is very greater than r1. The clearance between the cylinder and the bottom of the vessel is very small. The fluid density is rho and the static pressure of the fluid in the clearance as a function of radius r from the axis of the orifice if the height of the fluid is equal to the h. देखिए क्या दे रखा है कि पानी भरा हुआ था और नीचे एक होल था r1 रेडियस का, ठीक है, ऐसा समझो पानी था नीचे, सिंक, सिंक देखिए आप लोगों ने घर पे सिंक होती है, घर पे सिंक होती है, किचन में सिंक होती है, वॉशिंग एरिया में सिंक होती है, तो सिंक में छोटा सा एक होल होता है, उसकी रेडियस r1 है। आपने देखा होगा उसको बंद कर दिया अपन, या फिर स्टॉपर आते हैं सिंक के, अगर सिंक को पानी भरना होता है तो उस पर स्टॉपर लगा दिया तो वो सिंक में पानी भर जाता है, एग्रीड। अब यहां पर उसी तरह का यहां पे स्टॉपर है, बट बिल्कुल बंद नहीं किया है, इसको बिल्कुल सील नहीं किया है। अब उसके ऊपर जो आपने स्टॉपर रखा उसकी रेडियस r2 है, जो उस होल के एकदम कोएक्सियल है, सेम एक्सिस से रखा हुआ है, बट इनके बीच में क्लियरेंस है। अगर ये क्लियरेंस, अगर मान लो आप ये टी थिकनेस का क्लियरेंस है, तो यहां से पानी बाहर जा रहा होगा, मतलब बाहर क्या नीचे गिर रहा होगा इसके अंदर। तो आपसे पूछा गया इस क्लियरेंस में यहां से आर दूरी पर बताओ साहब, इस आर दूरी पर प्रेशर कितना होगा। प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ अ डिस्टेंस पूछा गया, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सिंपल, बट एक बहुत अच्छी सी सिचुएशन, प्रैक्टिकल सिचुएशन उसने बना के आपको दे दी, और आपको फ्लूइड को ऑब्वियसली आइडियल स्ट्रीमलाइन स्टडी मान के ही काम करना है ताकि बर्नौली आप लगा पाओ। ओके, सबसे पहले मैं एक बात बताता हूं आपको, लेट्स से दिस पॉइंट इज 1, दिस पॉइंट इज 2। अगर 1 और 2 के बीच में मैंने बर्नौली लगा दी तो वेलोसिटी जो आएगी वो √2gh ही आएगी। अभी ये बात आप लोगों ने समझी या नहीं समझी? ये वैसा ही केस है, आप बोलोगे सर कंटेनर में जब पानी यहां से भरा हुआ है, h हाइट नीचे अगर कोई होल है तब √2gh आती थी सर, होल छोटा होता था। तो अभी भी यहाँ पे क्लियरेंस बहुत छोटा है, बट होल नहीं है यहाँ पे, इस तरह से एक सर्कुलर डायमीटर में से, एक सर्कुलर एरिया में से पानी इस तरह से गिर रहा होगा, तब भी उसकी वेलोसिटी जस्ट √2gh ही होने वाली है। आप बर्नौली लगाइए सिंपल, मैं यहां पर बोल दूं P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल्स टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। यही है हमारे पास 1 और 2 के बीच में बर्नौली। अब आप देखिए मैं रेफरेंस लेवल ले लेता हूं इसको, अगर 2 को ही रेफरेंस लेवल मान लिया तो 2 की हाइट तो 0 हो गई। अगर ये एरिया बहुत बड़ा है और यहां पर क्लियरेंस बहुत ही छोटा है, तो क्या मैं इसको ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 मान लूं? P1 क्या मेरे पास P0 के बराबर रहने वाला है? हाँ, हाइट रो जी एच होने वाली है प्लस 0। P2 जो है, यहां तो पानी, यहां भी आउटसाइड प्रेशर P0 है, यहां भी आउटसाइड प्रेशर P0 ही है, प्लस हाफ रो V स्क्वायर, और यहां से आप देखोगे तो V की वैल्यू √2gh ही आ गई आपके पास। एग्रीड और नॉट? 1 और 2 में जब हमने बर्नौली लगा दी तो। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मेरे को r दूरी पर, यहां की वेलोसिटी तो चलिए सर पता पड़ गई, यहां पे जो है √2gh वेलोसिटी है, बट यहां से r दूरी पर, ये r1 दूरी पर वेलोसिटी पता पड़ी है आपको, बट यहां से r दूरी पर वेलोसिटी कितनी होगी, ये निकालने के लिए मैं लगा देता हूं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी यहां पर आपको
थोड़ी समझदारी से देखनी पड़ेगी, क्योंकि जो लिक्विड है, जो वाटर है, वो एक सर्कुलर एरिया में से अंदर आ रहा है। कैसे अंदर आ रहा है उसको आप थोड़ा सा फील करने की कोशिश करिएगा। रेडियली अंदर आ रहा है, रेडियली अंदर आ रहा है लिक्विड। जैसे कि अगर मैं टॉप व्यू देखूं, अगर सोचूं कि ये हमारे पास ये R1 का होल है, तो यहां से पानी ऐसे एंटर कर रहा है चारों तरफ से, और फिर इसके अंदर जाके गिर रहा होगा √2GH से। ये R1 रेडियस का होल है बीच में। तो आप समझिए, यहां पे अगर मैं T थिकनेस लूं, यहां पे अगर मैंने छोटी सी वॉल बना दी T थिकनेस की, ये कितनी है, ये T थिकनेस की वॉल है, जो कि थोड़ा ऊपर की तरफ होगी, बट हम बोर्ड पर दिखा नहीं पाएंगे उसको बाहर की तरफ आते हुए, ठीक है। तो ये बाहर की तरफ, तो इसमें कितने एरिया में से v वेलोसिटी से लिक्विड एंटर हो रहा है, कितना एरिया है ये। तो आप इस एरिया को देखोगे, तो अगर ये रेडियस r है, तो मैं बोल सकता हूं 2πr इंटू थिकनेस, अगर t मानी मैंने, छोटी थिकनेस t, तो ये हो गया एरिया। ये वो स्ट्रिप हो गई, इस तरह से स्ट्रिप लो, इस तरह से स्ट्रिप है ये पूरी सर्कुलर स्ट्रिप, जिसमें से एरिया लिक्विड चारों तरफ से एंटर हो रहा है। तो A1V1 इक्वल्स टू A2V2, अभी भी वॉल्यूम कंजर्व है, और कंटिन्यूटी की इक्वेशन अगर मैंने लगा दी, तो ये हो गया एरिया, और यहां पे वेलोसिटी v मान लिया, तो एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया ये है इंटू वेलोसिटी, और यहां पे R1 पे भी थिकनेस क्लियरेंस t है, तो यहां की वेलोसिटी आपको पता है √2GH है, और यहां पे जो एरिया होगा वो होगा 2πr1 इंटू थिकनेस t। मानता है कि नहीं मानता है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। t ने और 2π ने t को और 2π को जान से मार दिया। तो वेलोसिटी आप देखो, वेलोसिटी आ जाएगी √2GH R1/r। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ r आ गया। अब आप यहां पर प्रेशर निकाल सकते हो, प्रेशर बस। अब आपको लेट से ये पॉइंट तो मेरे पास 2 ही था, इस पॉइंट को मैं 3 मान लूं। मैंने अभी 1 और 2 पे बर्नौली लगाई थी, अब मैं ऐसा मान लो 3 और 2 पे लगा रहा हूं, 3 और 2 पे लगा रहा हूं, और 3 और 2 जो है वो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, तो अगेन दोनों की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, ठीक है ना, पर यूनिट वॉल्यूम। तो वो वाला टर्म हमें बर्नौली में नहीं लिखना पड़ेगा। तो आप देखो 2 और 3 में लगा रहा हूं मैं, तो प्रेशर एट 2, प्रेशर एट 2 जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0, हाफ रो v स्क्वायर। v कितना है यहाँ पे √2GH, यहाँ पे तो √2GH वेलोसिटी है। ओके, प्रेशर एट 3 हमें निकालना है, P3 निकालना है मेरे को, प्लस यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0, प्लस हाफ रो, यहां पर वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2GH R1/r का होल स्क्वायर। मानते कि नहीं मानते, मानता है। देखो P3 आ गया हमारे पास, P3 कितना आ गया, P3 आ गया P0 माइनस P0 प्लस, यहां पे अगर हम कुछ कॉमन ले लें, कॉमन तो मेरे पास ये पूरा ही आ जाएगा। आप देखो ये 2 से 2 चला गया, और यहाँ पे भी होल स्क्वायर होने के बाद 2 से 2 चला जाएगा, तो √GH अगर मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा 1 + 1 माइनस R1² अपॉन R²। दिस विल बी योर आंसर। होपफुली आप लोगों ने निकाल लिया होगा ये। काफी सुंदर सा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। रेडियल वेलोसिटी इन हमारे पास कंटिन्यूटी की इक्वेशन कैसे लगानी है वो इस क्वेश्चन के अंदर आप सीख पा रहे हो। रेडियल डायरेक्शन में हमारे पास किस तरह से इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लग सकती है। और यहां पे आप देखो, तो देखो 2π इंटू टी कट गया है, तो रेडियस इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, यहां पे रेडियस, यहां की वेलोसिटी। एग्रीड 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 एग्रीड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं चलते हैं चलते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग एरोडोव का ही, इस क्वेश्चन को देखेंगे एक बार, पॉज करके ट्राई करेंगे फिर से। चलिए, horizontally oriented tube AB of length L rotates with a constant angular velocity omega about a stationary vertical axis OO dash. The tube is filled with an ideal fluid. The end A of the tube is open. इधर से भी ओपन है, इधर से ओपन है मतलब इधर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा P0, इधर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा P0। Find the velocity of the fluid relative to the tube as a function of column of height h. h height कॉलम के h के हिसाब से वेलोसिटी का रिलेशन अपने को निकालना है। ओके ओके ओके,
अब यहाँ पे देखिए विद रेस्पेक्ट टू एक्सेस अगर हम बैठ जाएंगे, विद रेस्पेक्ट टू ट्यूब अगर बैठ जाएंगे, तो एक्सेस पे बैठकर यहाँ पर जो प्रेशर वेरिएशन आएगा ओमेगा स्क्वायर आर के हिसाब से आप देख रहे हो यहाँ पर, वो लीनियर नहीं आएगा, और लीनियर रिलेशन नहीं आएगा तो आपको बर्नौली लगाने में दिक्कत रहेगी। तो यहां से यहां पर आप बर्नौली लगाने में दिक्कत फील करेंगे। क्यों फील करेंगे? क्योंकि जब हम प्रेशर वेरिएशन ले रहे होते हैं तो प्रेशर एनर्जी या प्रेशर का जो वर्क लिख रहे होते हैं हम लोग, लीनियर वेरिएशन होना चाहिए, प्रेशर प्लस रो जी एच। यहां पर हमारे पास लीनियर डिफरेंस नहीं आएगा। हम लोग एक काम कर सकते हैं, जस्ट यहां पर 1 और यहां पर 2, जस्ट इनसाइड और आउटसाइड क्या हम लोग बर्नौली लगा सकते हैं? तो वहां पे जस्ट इनसाइड और जस्ट आउटसाइड पर एक्सेस के अबाउट प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा, मतलब प्रेशर डिफरेंस होगा बट वहां पर एक्सेस का इफेक्ट नहीं आएगा। तो हम लोग यहां पर P1 अगर निकाल लें, P1 कैसे निकाल लें हम लोग? देखो बर्नौली लगाना है अपने को 1 और 2 के अबाउट। तो अगर मैं P1 निकालूं तो आप देखो ये P1 कर क्या रहा है, यहां पर जो P1 प्रेशर होगा इस कॉलम को, ये कॉलम कौन सा है? H का कॉलम बना लेते हैं हम लोग। H का कॉलम जो है, यहां पर हमारे पास जो फोर्स लग रही होगी दैट इज P1 इंटू एरिया, और यहां पे फोर्स लग रही होगी P0 इंटू एरिया। ये जो प्रेशर है ये इसको घुमा रहा होगा, सेंटर ऑफ मास को सर्कुलर रेडियस में घुमा रहा होगा। सर्कुलर रेडियस कितना होगा इसका? आप ये देख सकते हो, दिस इज h/2 और ये पूरा L है। तो सेंटर से अगर इसकी दूरी L है तो सेंटर की दूरी हो जाएगी L माइनस h/2। तो हम लोग देख सकते हैं नेट फोर्स जो होगी P1A माइनस P0A, दैट मस्ट बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मास इंटू ACM, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो आप देखिए P1A माइनस P0A इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, इसकी कितनी होने वाली है AH, और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होने वाला है ओमेगा स्क्वायर आर, आर की वैल्यू L माइनस h/2। तो आप देखोगे एरिया से एरिया कटा है सिर्फ, तो P1 पता पड़ गया हमें। P1 हो गया P0 प्लस रो ओमेगा स्क्वायर H इंटू L माइनस h/2। एग्रीड? अब 1 और 2 में अगर मैंने बर्नौली लगा दी तो आप देखिए P1 प्लस, यहां पे अगर बोल दें हम लोग एटमॉस्फेयर, यहां पे सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है, प्लस वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो कर देंगे क्योंकि बहुत ही स्मॉल सा ओरिफिस है वहां पर, वेरी स्मॉल ओरिफिस। वेलोसिटी अंदर की ऑलमोस्ट जीरो कर देंगे, बाहर की वेलोसिटी v स्क्वायर हम लोगों को निकालनी है। तो बाहर का प्रेशर P0 प्लस सेम हॉरिजॉन्टल लेवल मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो प्लस हाफ रो v स्क्वायर। अब यहां से आप देखो जैसे ही P1 की वैल्यू पुट करोगे यहां पर, तो P0 प्लस रो ओमेगा स्क्वायर H इंटू L माइनस h/2 इज इक्वल टू P0 प्लस हाफ रो v स्क्वायर। P0 से P0 चला गया, रो से फिर रो चला जाएगा, तो ये आ जाएगा v की वैल्यू आ जाएगी, v स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2 ओमेगा स्क्वायर h टाइम्स ऑफ L माइनस h/2, और यहां से v आ जाएगा अंडर रूट के अंदर। एग्रीड? चलिए नेक्स्ट, साइफन ट्यूब। साइफन ट्यूब के कॉन्सेप्ट को समझते हैं हम लोग। एक बार ट्राई करिए आप लोग, फिर मैं आपको तो समझाऊं। साइफन ट्यूब समझते हैं आप लोग? साइफन ट्यूब क्या होता है? सबने देखा होगा, ऐसे करके पानी भरा हुआ है, तो नीचे के लेवल पे ऐसे पाइप डाल दिया, बिना मोटर के उस पाइप में पानी फ्लो होता रहता है। उसको एक बार या तो उस पाइप के अंदर पानी भर के ऐसे स्टॉपर लगा के उसको नीचे की तरफ छोड़ देते हैं, तो पानी, या फिर सक करके उसे नीचे की तरफ छोड़ देते हैं। तो जैसे भी आप चाहो साइफन ट्यूब का एक फिनोमेना चालू करने के लिए आपको उसको वेलोसिटी वहां पर देनी पड़ती है और वो साइफन ट्यूब बन जाता है। फिगर shows a siphon tube. The vessel area is very large as compared to the cross section of the tube. The tube has a uniform cross section. Its lower end is 6 meter below the surface of the water. What is the maximum height of the upper end of the siphon to work? ये साइफन काम करे, आप ऐसा नहीं उसका पानी कितना भी ऊपर उठा लो, सर हमने यहाँ के लेवल तो नीचे ही रखा हुआ है, पानी इस पाइप को कितना भी ऊपर उठा लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? कॉन्सेप्ट समझते हैं हम लोग।
साइफन ट्यूब का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूं। देखो, जब भी हम साइफन ट्यूब की बात कर रहे हैं, साइफन ट्यूब को ऐसे लीजिए, एक कंटेनर है हमारे पास, इसका एरिया जो है काफी ज्यादा है, इसमें पानी भरा हुआ है और ये एक पतला सा पाइप है। सबसे पहले आपको ये जानना पड़ता है, इसमें पानी भरा हुआ है, लेट से इसकी हाइट हमारे पास, या इसकी हाइट इस लेवल से कितनी है, हमें ये जानना होता है इसकी हाइट इस लेवल से कितनी है। लेट से ये कैपिटल एच हमें दे रखा है। एग्रीड? थोड़ा सा टेढ़ा हो गया डायग्राम। अगर आपको इस एंड से इसकी हाइट पता है तो क्या होगा? देखिए, अगर इसकी वेलोसिटी यहां पर हमारे पास v मान ली मैंने, तो अगर इसके अंदर पूरे में पाइप में वेलोसिटी है हमारे पास v, क्या थ्रू आउट क्रॉस सेक्शन सेम है? कहीं पर ये मोटा पतला आपको दिख रहा है, बट ऐसा है नहीं, थ्रू आउट इसका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है। तो हम लोग एक चीज यहां पर ये मान लें कि वेलोसिटी v कितनी होगी। क्या मैं इस 1 और इस 2 पर, अगर हमारे पास स्ट्रीमलाइन फ्लो है, तो मैं क्या बर्नौली लगा सकता हूं? बिल्कुल लगा सकते हैं। 1 पर प्रेशर p नॉट प्लस लेट से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का लेवल मैंने ये मान लिया, तो यहां की हाइट हो जाएगी 1 की रो जी एच पोटेंशियल एनर्जी, प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ रो v, ऑलमोस्ट जीरो ले लिया अपन ने यहाँ का, क्योंकि इसका एरिया बहुत ही बड़ा है इस छोटे से ऑरिफिस के रेस्पेक्ट में, इस पाइप के डायमीटर के रेस्पेक्ट में, इक्वल्स टू यहां का आउटसाइड प्रेशर भी पी नॉट, यहां का रेफरेंस लेवल तो जीरो आपने ले ही रखा है, प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, तो v इज इक्वल टू रूट टू जी एच आ जाएगा आपका। यहां से आप देखोगे तो v इज इक्वल टू रूट टू जी एच आ गया। ये वही वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स है। आपने 1 और 2 पॉइंट्स के बीच में आपने बर्नौली लगाई है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर होल होता था जब एच हाइट नीचे होल होता था, यहाँ पे एच हाइट नीचे ही होल है, यहाँ पानी भरा हुआ है और इससे टॉप लेवल से एच हाइट नीचे ही होल है, तो वेलोसिटी वही आएगी। तो फिर तो सर ये हमेशा वर्क करना चाहिए। फिर पिछले वाले क्वेश्चन में ऐसा क्यों दे रखा था? क्या बोलते हो आप लोगों ने इस चीज पर सोचा है कभी? व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट एच ऑफ द अपर, ये वाली हाइट कितनी हो अपर एंड की, सो दैट साइफन वर्क करे। इसको कितना भी कर दे तो वर्क क्यों नहीं कर रहा है सर? यहां से आपने बताया कि यहां से अगर हाइट हमारे पास है तो रूट टू जी एच निकलेगा लिक्विड। अच्छा, एक चीज आप समझिएगा, रूट टू जी एच से अगर पानी यहां से निकल रहा है तो यहां पर वेलोसिटी कितनी होगी? रूट टू जी एच, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, हर जगह वेलोसिटी रूट टू जी एच ही रहने वाली है। रूट टू जी एच, रूट टू जी एच, रूट टू जी एच, थ्रू आउट सेम क्रॉस सेक्शन एरिया, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के हिसाब से वेलोसिटी सेम ही होने वाली है, रूट टू जी एच। अब वेलोसिटी सेम है तो क्या उस पर ग्रेविटी का फर्क नहीं पड़ता बच्चे? नीचे की तरफ ग्रेविटी है तो ग्रेविटी इसको खींच नहीं रही, क्या लगता है वेलोसिटी क्यों नहीं बढ़ रही इसकी? सिंस इस पर प्रेशर का जो फोर्स है, ग्रेविटी का फोर्स नीचे की तरफ है, एक्सेलरेशन जीरो होने के लिए प्रेशर का फोर्स ऊपर की तरफ है। प्रेशर नीचे ज्यादा है, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे साइफन ट्यूब में प्रेशर डिक्रीज होता चलेगा। यस, प्रेशर डिक्रीज होता चलेगा, और यही कॉन्सेप्ट साइफन को टेस्ट करा जाता है कि कितना वर्क करेगा, कितनी हाइट तक है। क्यों? ये आप देखो, अगर आपने ये पॉइंट तो मैंने 2 ले ही रखा है, अगर लेट से मैंने इस पॉइंट को 3 ले लिया और इन 2 और 3 के बीच में प्रेशर डिफरेंस निकाल दूं, और वो प्रेशर घटते जा रहा है, कहीं पर भी प्रेशर जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो वैक्यूम क्रिएट हो जाएगी, वो कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी। तो प्रेशर हर जगह पर जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, जस्ट जहां लोएस्ट प्रेशर हो सकता है वहां का प्रेशर ग्रेटर देन जीरो कर दो, आपको मैक्सिमम हाइट कितनी रख सकते हैं पता पड़ जाएगा। लेट से ये हाइट h है, ये हाइट अगर मैं स्मॉल h ले लूं यहां से, और 2 और 3 के बीच में अगर मैंने सिंपल बर्नौली लगा दिया, तो आप देखिए प्रेशर एट 2 पी नॉट, रेफरेंस लेवल ले लिया मैंने इसको, प्लस हाफ रो वी स्क्वायर कर दिया, ठीक है, वी रूट टू जी एच है। 3 पर देखा प्रेशर एट 3, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जाएगी रो जी कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच, प्लस हाफ रो वी। अरे यहां की वेलोसिटी भी सेम है, यहां की वेलोसिटी सेम है, तो हाफ रो वी स्क्वायर तो कट गया दोनों तरफ से। मानते कि नहीं मानते? तो P3 आपके पास आ जाएगा
P naught minus rho G H plus H, and this must be greater than 0 for siphon to be work always. ये greater than 0 होना चाहिए. अगर ये greater than 0 हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं P naught by rho G must be greater than H plus H. ये हाइट आ गया. तो अगर वाटर ले लें तो वाटर के लिए 1000 हमारे पास डेंसिटी हो जाएगी. 1000 इंटू जी की वैल्यू अगर 10 ले लें 10 टू द पावर 4 नीचे, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10 टू द पावर 5, तो 10 टू द पावर 5 अपॉन 10 टू द पावर 4 करोगे तो हमारे पास H प्लस H जो होगा मस्ट बी लेस देन 10 होगा. तो मैक्सिमम हाइट 10 हो सकती है. तो इस पिछले वाले क्वेश्चन का देखो सॉल्यूशन हो गया. यहाँ पे इन्होंने वाटर लिया है. अगर वाटर केस में बात कर रहे हो आप तो ये मैक्सिमम हाइट 10 ले सकते हो, 10 से ज्यादा नहीं ले सकते. मतलब H प्लस 6 की वैल्यू H प्लस 6 मस्ट बी लेस देन 10, तो H मस्ट बी लेस देन 4. तो 4 इज द मैक्सिमम हाइट दैट कैन बी टेकन फॉर साइफन टू बी वर्क ऑलवेज. अच्छा कॉन्सेप्ट है, अच्छा कॉन्सेप्ट है. इसी में अगर डेटा दे दिया जाए, इसी में अगर डेटा दे दिया जाए तो ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है. साइफन ट्यूब का अच्छा क्वेश्चन है. साइफन हैज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर बेस, एरिया डायमीटर दे रखा है यहाँ का, विद इट्स क्रेस्ट ये 1 पॉइंट, ये क्रेस्ट जो है इसकी हाईएस्ट दे रखी है हाइट 1.8. सारा डेटा गिवन है. वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स निकालना है अपने को, डिस्चार्ज रेट निकालना है, फ्लो रेट, एरिया इनटू वेलोसिटी, एब्सोल्यूट प्रेशर एट द क्रेस्ट लेवल. यहाँ पे प्रेशर निकालना तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हम बर्नौली लगा देंगे तो हमारे पास कहीं का भी प्रेशर आ जाएगा. एग्रीड? तो ये आप जरूर करके देख लें. एक और क्वेश्चन, इसको देखें. देखिए ये आसान सा क्वेश्चन है. इसमें क्या कर रखा है, बस सील्ड कर रखा है. तो आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर डायरेक्टली नहीं लिख पाओगे, यहाँ पर आपको थोड़ा प्रेशर देखना पड़ेगा. और उसने क्या बोला है, लास्ट रैंक ऑफ द हाइट 4 मीटर, वाटर हैज अ होस कनेक्टेड टू इट as shown in the figure. The tank is sealed at the top and has compressed air between the water surface. When the water height is 3 meter, initially 3 meter थी, the gauge pressure is pressure excess than the atmosphere. तो इसका मतलब एब्सोल्यूट प्रेशर कितना होगा. इसमें अगर एब्सोल्यूट प्रेशर की बात करें तो इनिशियली हमारे पास P1 लिख लेते हैं. P1 हमारे पास हो जाएगा ट्वाइस, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास 10 टू द पावर 5 है, तो 10 टू पावर 5 प्लस करना पड़ेगा तब एब्सोल्यूट आएगा. गेज प्रेशर के अंदर प्लस करना पड़ेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो ये आ गया इतना पास्कल्स. और वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम कितनी होगी, इनिशियल वॉल्यूम देखेंगे तो पूरी हाइट हमारे पास 4 है और ये हमारे पास 3 अगर भरा हुआ है तो ये डेल्टा H 1 हो जाएगा. और एरिया से अगर 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो A इंटू 1, ये हमारे पास इनिशियल होगी. फाइनल जो वॉल्यूम होने वाली है वो होने वाली है A इंटू, उसने बोला है जब ये 2 मीटर बचे, 2 मीटर बचेगा तो ऊपर भी 2 मीटर हो जाएगा क्योंकि टोटल 4 है, तो A इंटू 2 ये हो जाएगा फाइनल वॉल्यूम. तो फाइनल प्रेशर कैसे निकालेंगे हम लोग. अब उसने बोला है यहाँ पर आइसोथर्मली गैस एक्सपेंड कर रही है, तो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2. सिंपल आप आइसोथर्मल का इक्वेशन यूज कर लेंगे और यहां से आप प्रेशर निकाल सकते हैं. और प्रेशर कैसे निकालेंगे, यहाँ पर प्रेशर आपने P1 है 2 इंटू 10 टू द पावर 5, एरिया इंटू ये वॉल्यूम हो गई. P2 निकालना है, एरिया इंटू 2, तो 2 से ये 2 चला जाएगा, एरिया से एरिया चला जाएगा. P2 जो आ गया 10 टू द पावर 5 ही आ गया. P2 जो आ गया 10 टू पावर 5 आ गया. तो यहाँ भी 10 टू पावर 5 है, यहाँ भी 10 टू पावर 5 है. फिर तो वही क्वेश्चन हो गया ये. इधर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ रहा है, इधर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आया. वेलोसिटी √2 GH ही आएगी. वेलोसिटी अब आप बर्नौली लगा दोगे इनके बीच में तो √2 GH ही आने वाली है. और H जो है ये हमारे पास टोटल 2 है और ये 1 है, तो डिफरेंस जो है 1 के बराबर, तो √2G आ जाएगी वेलोसिटी. तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो गया. तो इसमें जबरदस्ती आइसोथर्मल यूज करके बर्नौली लगवाने की कोशिश करी है और वैल्यूज भी वही आ रही है, कोई खास इसमें नहीं है. ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं. ट्रेन विद अ क्रॉस सेक्शन एरिया ST इज मूविंग विद अ स्पीड VT. ये अच्छा क्वेश्चन है, ये JEE एडवांस का क्वेश्चन है, यहाँ पर मेंशन नहीं हुआ है. ये JEE एडवांस 2020 का क्वेश्चन है शायद. 20 का ये है.
A train with a cross section area ST is moving with speed VT inside a long tunnel of cross section area S नॉट. S नॉट दे रखा है ट्रेन का क्रॉस सेक्शन एरिया जो 4 गुना है ट्रेन के क्रॉस सेक्शन एरिया से. Assume that almost all the air in front of the train flows back between its sides and the walls of the tunnel. Also the air flows with respect to the train is steady and the laminar. मतलब उन्होंने बोल दिया है कि ट्रेन के रेस्पेक्ट में आपको स्ट्रीमलाइंस दिख रही हैं, आप ट्रेन के रेस्पेक्ट में बर्नौली लगाओ. टेक द एम्बिएंट प्रेशर एंड दैट इनसाइड द ट्रेन टू बी P नॉट. If the pressure in the region between the sides of the train and the tunnel walls is P, then P naught minus P. ये लगाना है अपने को. तो एक बार ट्राई करिए, एक बार पॉज करिए, इसको ट्राई करिए. आपने ट्राई कर लिया है. सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो, बट डायग्राम के बिना करोगे तो थोड़ा सा गलती होने के चांसेस ज्यादा है. लेट्स से एक टनल है. लेट्स सोचो एक टनल है. ऐसे बनाने कुछ डायग्राम से अपन. इसके अंदर ट्रेन एंटर होने वाली है और ये ट्रेन है, मतलब ट्रेन चली रही है इसके अंदर. ट्रेन की स्पीड कितनी है VT. तो जब इस टनल के अंदर इस पूरे टनल के अंदर ट्रेन होगी हमारे पास, थोड़ा उसको ऐसा हवा में बना लेते हैं अपन समझने के लिए. ये ट्रेन है. ट्रेन का क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो ST दे रखा है इन्होंने, और इस टनल का क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है 4ST. अगर ये चल रही है VT से, तो अगर इसके रेस्पेक्ट में मैं बैठ जाऊं, एक बार समझना, इसके रेस्पेक्ट में अगर देखे तो हवा ये वाली VT से चलेगी, और जो हवा इसके साइड से क्रॉस कर रही होगी उसकी रफ्तार V हो जाएगी, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो गया है उस हवा पे. जो यहां पर हवा है उसके पास तो 4ST एरिया है, बट यहां पर जो ये सारी स्ट्रीम लाइंस है, जब ये ट्रेन है तो ट्रेन के रेस्पेक्ट में सारी स्ट्रीम लाइंस ट्रेन को क्रॉस करके नीचे से ऊपर से साइड से गुजरेंगी. तो ये जो गुजरेंगी स्ट्रीम लाइंस, इनको जो एरिया मिलेगा यहां पर वो मिलेगा 4ST माइनस ST. तो क्या मैं इस वेलोसिटी को निकाल सकता हूं? सिंपल. इस वेलोसिटी को अगर निकाला जाए तो देखो यहां पर एरिया कितना है 4ST. तो मैं सिंपली A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2 इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा रहा हूं मैं. एरिया है 4ST, वेलोसिटी है VT. यहां पर एरिया बचेगा 4ST में से ST गया 3ST इंटू वेलोसिटी V. तो ST ने ST को जान से मार दिया, V की वैल्यू आ गई 4/3 टाइम्स हो गई यहां पर वेलोसिटी, 4/3 टाइम्स. अगर वेलोसिटी 4/3 टाइम्स हो गया तो क्या इन दोनों पॉइंट्स में मैं बर्नौली लगा सकता हूं? बिल्कुल लगा सकते हैं सर. और इन दोनों पॉइंट्स पर बर्नौली लगाया जाए मतलब ऑलमोस्ट ये वही है. मिट गया मिट गया मिट गया मिट गया मिट गया मिट गया. चलिए कोई नहीं, मैं अब दोबारा से यहाँ पे लिख देता हूं. यहां पर अगर दोबारा से लिख दूं मैं, यहां पर A है और यहीं पर मैंने इसी सेम लेवल पर B माना है. तो A और B में यहां पर एरिया, मैं दोबारा से लिख रहा हूं क्योंकि वो थोड़ा टेक्निकली मिट गया यहां पर. तो अब देखो एरिया यहां पर 4ST था और यहां पर हो जाएगा 4ST माइनस ST. तो मैं लिख सकता हूं एरिया इंटू वेलोसिटी VT, और यहां पर बचेगा 4ST माइनस ST इंटू वेलोसिटी V. तो ये V इज इक्वल टू 4/3 VT आ गया. एग्रीड. ये मैं निकाल चुका था. अब मैं कह रहा था बर्नौली. अब ये जो बर्नौली है ऑलमोस्ट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे मैंने मान लिए 2 पॉइंट्स. तो ऑलमोस्ट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे मैं 2 पॉइंट्स मानूंगा. तो बर्नौली लगाने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा प्रेशर एट A, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर रहने वाला है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यहां पर P नॉट, प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0, प्लस हाफ रो VT का स्क्वायर. यहां वेलोसिटी है, और यहां पर जो वेलोसिटी हमारे पास V निकाला है 4/3, यहां पे लिखता हूं प्रेशर एट B प्लस सेम हॉरिजॉन्टल लेवल प्लस हाफ रो V स्क्वायर. V स्क्वायर कर देंगे तो 4/3 VT का होल स्क्वायर. अब देखो क्वेश्चन में मेरे को दे रखा है इस प्रेशर को आप P मानिए और P नॉट माइनस P निकालना है अपने. तो P नॉट माइनस P कितना आ जाएगा? P नॉट माइनस PB. P नॉट माइनस P करते हैं अगर हम लोग, इसको PB को P बोल रहे हैं, तो इसको उधर भेजेंगे हम लोग, तो हाफ रो कॉमन आ जाएगा.
इसका स्क्वायर वीटी भी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, वीटी का स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे 4/3 का स्क्वायर होगा दैट इज 16/9 माइनस ये इधर जाएगा पूरा का पूरा तो 1 आ जाएगा, तो 16 माइनस 9 करेंगे तो 7 बचेगा, तो दिस कम्स आउट टू बी 7/2 इंटू 9, जैसे हमें ऑप्शन में दे रखा है रो इंटू वीटी का स्क्वायर। तो आप देखो 7/2 इंटू एन है रो वीटी का स्क्वायर, तो एन की वैल्यू यहां पे आपने कंपेयर करा तो एन की वैल्यू 9 आ गई। ये जेई एडवांस 2020 का क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। तो जे एडवांस किस तरह से आपकी क्लैरिटी चेक कर रहा है, आप इस चीज को देखो। आपकी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगवाई और बर्नौली इक्वेशन लगवाई, आपको पता होना चाहिए विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन ही आप स्ट्रीमलाइंस एग्जिस्ट कर रही है, जिस फ्रेम में स्ट्रीमलाइंस एग्जिस्ट करती है उस ट्रेन में हम लोग बर्नौली लगाते हैं। एग्रीड। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पैराग्राफ स्प्रे गन इज यूज्ड, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी जेई एडवांस 2014 का क्वेश्चन है शायद। इसको ट्राई करेंगे फटाफट से, एक बार देख लें। इसके 2 क्वेश्चन है, एक बार यहां पर पॉज कर लें, पूरा क्वेश्चन करना है आपको, एक बार यहां पर पॉज कर लीजिए और एक बार यहां पर पॉज करके ये वाला क्वेश्चन करिए। 2 पार्ट्स हैं इसके, दोनों करिए फटाफट से स्क्रीन को पॉज करके। ये वही एटमाइजर स्प्रेयर है जो स्टार्टिंग में मैं आपको बता रहा था, इसमें डायग्राम भी होगा। अच्छा, ये इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है शोन इन द फिगर, पर डायग्राम इन्होंने बनाया नहीं है, मैं बनाया था डायग्राम। डायग्राम इसमें क्वेश्चन में गिवन होगा, जो स्टार्टिंग में अपन ने बनाया था वही डायग्राम एक्चुअली है यहाँ पर। स्टार्टिंग में जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा था, अगर इसको देख लें एक बार, उसी की इक्वेशन। स्टार्टिंग में हमने ये देखा था किस तरह से हम इसको वेलोसिटी v1 से कह रहे हैं, ये v2 से जा रहा है, यहाँ पर लिक्विड राइज कर जाता है तो स्प्रे हो रहा है। उसी पर जे एडवांस ने 2014 में एक शानदार सा क्वेश्चन बनाया था, जिसको यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं बच्चे। दिस इज द फिगर व्हिच इज गिवन इन द डायग्राम, ठीक है। अच्छा, ये हाइट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है हमारे पास, ये हाइट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, एच लेके सॉल्व भी कर लें तो ऑलमोस्ट 0 ले लेंगे हम लोग बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इसने बोला है शून्य हुए वेयर द पिस्टन पुशेस आउट ऑफ द नोजल in the thin uniform cross section connected to the small container as the piston pushes. Okay, for the spray gun shown the radii of the piston. अच्छा, किसी के पास डायग्राम, इधर डायग्राम का वेट कर रहा था, डायग्राम देख लेना भाई, डायग्राम है इसमें। पॉज तो कर लिया होगा आपने, बट डायग्राम के बिना भी हो सकता था अगर आपने सोच लिया हो तो। डायग्राम मिसिंग था इसमें, मैंने डायग्राम बता दिया, ये आएगा डायग्राम। अब यहाँ पर अगर मेरे को इन्होंने बोला है कि रेडियाई, यहाँ पर जो रेडियस है वो है 20 mm और यहाँ पे जो रेडियस है वो है 1 mm, द अपर एंड ऑफ द कंटेनर, इफ द पिस्टन इज पुश्ड विद द स्पीड ऑफ, लेट्स से ये v1 है, 5 mm पर सेकेंड से, तो यहाँ पर v2 कितना आ जाए, ये अपने को कंसिडर करना है। तो एक बार यहां पर देखें अगर हम लोग, तो यहां तो a1 v1 इक्वल टू a2 v2 लगा दें, एरिया कितना हो जाएगा, पाई r1 का स्क्वायर v1 इज इक्वल टू पाई r2 का स्क्वायर इंटू v2। हमें v2 निकालना है, तो v2 हमारे पास आ जाएगा r1 बाई r2 का होल स्क्वायर इंटू v1। तो r1 बाई r2 कितना है, r1 बाई r2 करोगे तो 20 आ जाएगा, 20 का स्क्वायर करोगे तो 400 आ जाएगा, 400 इंटू v1 कितना है 5 इंटू 10 टू द पावर -3, तो ये आ जाएगा 2000 इंटू 2 आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। पहला पार्ट तो यहाँ पे सिंपल था। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग। इफ द डेंसिटी ऑफ द एयर इज रो ए एंड दैट ऑफ द लिक्विड इज रो टी,
देन फॉर अ गिवन पिस्टन, इस ये कुछ ऑप्शंस में भी यहाँ पर दिक्कत है, रो एल ले लेंगे इसको, ये रो एल है, रो एल रो एल रो एल रो एल गिवन है हर जगह। तो डेंसिटी एयर की रो ए है, लिक्विड की रो एल है। देन फॉर द गिवन पिस्टन स्पीड द रेट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, मतलब फ्लो रेट पूछ रहे हैं, एट विच द लिक्विड इज स्प्रेड विल बी प्रोपोर्शनल टू। अगेन अपने को डायग्राम बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा डायग्राम समझें यहां पर। ये डायग्राम क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में ये डायग्राम बच्चे गिवन है अपने को, यहां पर ये ओपन है और यहां पर ये स्प्रे एयर यहां से निकल रहा है, यहां पर पिस्टन है जो कि ऑब्वियसली मूव कर रहा होगा। हमें सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी चेक करनी है, लिक्विड इज स्प्रेड विद प्रोपोर्शनल टू, तो वॉल्यूम रेट यहां से कितना वॉल्यूम पर सेकंड निकल रहा होगा, वॉल्यूम रेट अपने को निकालना है। तो कैसे करेंगे? अच्छा एक काम यहां पे कर सकते हैं, 1 और 2 पॉइंट जो है इसमें हम बर्नौली लगा सकते हैं, इसकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो मान लें, v1 को ऑलमोस्ट जीरो मान लें, चलेगा। अभी भी हमने देखा 5 mm था, उधर 2 मीटर पर सेकंड था। तो अगर यहाँ पर वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो मान लें, तो यहाँ पर अगर प्रेशर हमारे पास पी नॉट था, तो यहाँ पर जो प्रेशर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, पी नॉट प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू पी टू प्लस सेम हॉरिजॉन्टल लेवल प्लस हाफ रो लेट्स से वेलोसिटी ऑफ एयर का स्क्वायर। तो P2 की वैल्यू यहां से जो आ जाएगी दैट इज P नॉट माइनस हाफ रो वी ए का स्क्वायर। अब ये 2 पॉइंट जो है इसके जस्ट बाजू वाला पॉइंट हम लोग ले लें, तो क्या इसमें जो लिक्विड चढ़ा होगा, तो क्या इस लिक्विड के लिए भी हम यहाँ पे बर्नौली लगा सकते हैं? लेट्स से 2 और 3 पॉइंट्स के बीच में लगाया मैंने, 2 और 3 पॉइंट्स के बीच में अगर मैंने बर्नौली लगा दी, यहाँ पर प्रेशर कितना है, यहाँ पर प्रेशर है पी नॉट, आउटसाइड पॉइंट ले लो, आउटसाइड पॉइंट ले लो और इजी रहेगा। आउटसाइड पॉइंट की वेलोसिटी ऑलमोस्ट अगेन जीरो, तो आउटमोस्ट पॉइंट की अगर वेलोसिटी जीरो ले ली और ये हाइट नेग्लिजिबल है, अगर इसको आप एच ले लें, बाद में नेग्लेक्ट कर देंगे हम लोग, तो क्योंकि इस हाइट के बारे में उन्होंने कुछ दिया नहीं है अपने को। अ लिक्विड फ्रॉम द कंटेनर राइजेस इनटू द नोजल एंड स्प्रेड आउट, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर लिख लूं पी नॉट प्लस रो जी एच, यहीं पे लेवल ले लेते हैं अपन जीरो, प्लस वेलोसिटी भी जीरो, और ऊपर हमारे पास हो जाएगा प्रेशर P2 प्लस हाफ रो वी एल, हम लिक्विड में लगा रहे हैं तो वी एल का स्क्वायर प्लस रो जी एच नहीं किया अपन ने, रो जी एच, यहां से P2 आ गया मेरे पास। तो जस्ट मैं अगर ये P2 इन दोनों को एयर की वजह से बर्नौली लगाया और एक लिक्विड की स्ट्रीम लाइंस में अगर बर्नौली लगाया और इन दोनों को हम P2 को अगर सेम कर दें, ये बहुत पास पास वाले पॉइंट है ये, तो अगर इनको सेम कर देंगे तो हमारे पास यहां से आंसर निकल आएगा बच्चे। इसको सेम अगर करते हैं हम लोग तो ये हो जाएगा P2 P नॉट इज इक्वल टू, P2 की वैल्यू कितनी थी, P2 की वैल्यू है P नॉट माइनस हाफ रो वी ए का स्क्वायर प्लस हाफ रो वी एल का स्क्वायर माइनस रो जी एच। तो जस्ट यहां से अगर हम वी एल निकाल लें तो आप देखो वी एल कितना आ जाएगा, तो मेरे ख्याल से रो से रो कट गए सारे, जीरो में चले गए,
और ये आ जाएगा हमारे पास वी एल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा ये डेंसिटीज अलग अलग थी, सॉरी 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 सॉरी, डेंसिटीज अलग अलग थी, डेंसिटीज नहीं कटेंगी, डेंसिटीज नहीं कटेंगी, डेंसिटीज नहीं कटेंगी। यहाँ पर हमने रो एयर है और यहाँ पर देखो लिक्विड है, रो एल है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये रो एयर है, डेंसिटीज अलग अलग है। यहाँ पर आप एयर में काम कर रहे हो तो मैंने 1 और 2 में जब लगाया तो एयर में लगाया बर्नौली, और जब मैंने यहाँ पर 3 और 2 पे लगाया, ऑलमोस्ट 2 वाले पॉइंट पे लगाया, तो मैंने लिक्विड में लगाया। तो यहाँ पे लिक्विड की डेंसिटी लेनी पड़ेगी, और इसको अगर आपने बराबर किया तो यहाँ पर आप देखिए ये आ जाएगा रो ए, जो आपने P2 की वैल्यू पुट करी है एयर के बर्नौली से, और यहाँ पे हमारे पास रो एल है, तो यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं होगा, सिर्फ P0 से P0 कैंसिल आउट हुआ। ये हमारे पास आ गया हाफ रो एल वी एल का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ रो ए वी ए का स्क्वायर प्लस रो एल जी एच। एग्रीड? अगर मैं यहां से 2 से मल्टीप्लाई करा दूं तो वी एल स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा रो ए अपॉन रो एल इंटू वी ए का स्क्वायर, आपसे आप कट गया, प्लस 2GH। हमें क्वेश्चन में H के बारे में गिवन नहीं है, अगर H ऑलमोस्ट 0 हुआ, H अगर ये बहुत छोटा हुआ तो हम लोग बोल सकते हैं, H अगर बहुत ही छोटा है, ऑलमोस्ट अगर हमारे पास नेग्लिजिबल है, H अगर नेग्लिजिबल है तो हम लोग बोल सकते हैं कि VL जो आ जाएगा हमारे पास, VL दैट मस्ट बी रो ए अपॉन रो एल अंडर रूट के अंदर इंटू VA। ठीक है, और अगर मेरे पास वॉल्यूम फ्लो रेट निकालना है तो वॉल्यूम फ्लो रेट कितना होता है, dV बाई dt, एरिया इंटू वेलोसिटी होती है। एरिया इंटू वेलोसिटी अगर निकालेंगे हम तो एरिया है, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ रो ए बाई रो एल के प्रोपोर्शनल आ रही है, तो वॉल्यूम रेट भी हमारे पास उसी के प्रोपोर्शनल आएगा। दैट मींस ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। उसने बोला है द गिवन पिस्टन स्पीड ऑफ द वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो एट विच द लिक्विड इज स्प्रेड इज प्रोपोर्शनल टू, तो लिक्विड की जो वेलोसिटी आ रही है इनटू एरिया कर देंगे हम लोग, तो एरिया हमारे पास कांस्टेंट है, लिक्विड की वेलोसिटी जो प्रोपोर्शनल है दैट इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ एयर एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो ए मस्ट बी द राइट आंसर। ठीक है, इसमें ये डायग्राम था जो कि मिसिंग था क्वेश्चन में, तो आपने पॉज करके अगर किया होगा तो हो सकता है आपको डायग्राम का आपने वेट किया होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन कर सकते हैं, एक बार इसको समझ लें। अच्छा क्वेश्चन है ये, 2014 जे एडवांस में आ चुका है, इसलिए अच्छा क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन 2020 में आ चुका है। तो बर्नौली में अपन इतना ही रखेंगे। जितने क्वेश्चंस मैंने कराए हैं आपको, चाहे वो एरियल वेलोसिटी वाला आपने देखा हो, ठीक है, बर्नौली नहीं लगा पा रहे हम किसी पॉइंट पर, किन 2 पॉइंट्स के बीच बर्नौली लगानी चाहिए, डिफरेंट फ्लूइड्स हैं तो क्या करना चाहिए, किस पॉइंट्स पे लगाने पे इक्वेशन छोटी बनती है, ये सारी चीजें हमने आज के सेशन में देखी। इससे रिलेटेड एक डीपीपी है जो आपको पीडब्ल्यू की ऐप पर पेन किलर सीरीज के अंदर मिल जाएगी, आप उस डीपीपी को जरूर कर लें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू बच्चों, बाय बाय।